हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 1 का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी सिंपल येट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, फंक्शंस हमें क्या बताता है? जो भी मैनेजमेंट की कोर एक्टिविटीज़ हैं, जो बेसिकली रोल है, जो इनको परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है, जो मैनेजर रोल्स परफॉर्म करने ही वाला है, उसको प्लानिंग करनी है, उसको ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उसको स्टाफिंग करनी है, उसको डायरेक्टिंग करनी है, उसको कंट्रोलिंग करनी है। ये पिलर है मैनेजरियल वर्क के। राइट, जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये फंक्शंस हमको किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने दिए हैं। बट इन जनरल वे, जनरल टर्म्स में आप जाएंगे, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही फंक्शन मिलने वाले हैं। राइट, अब हम हर एक फंक्शन को बहुत ही डेप्थ में आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको मैनेजमेंट का, जब मैं फंक्शंस बता रही हूँ, उसका एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक स्कूल में मैनेजमेंट करनी है, तो हमने जब यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो कुछ लेवल्स में डिवाइड होती है। राइट, पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा आपका लो लेवल मैनेजमेंट। राइट, टॉप के अलग डिसीजंस हैं, उन्होंने अलग डिसीजंस लेने हैं, मिडिल के अपना सिस्टम चलेगा और लोअर का अपना सिस्टम चलेगा। यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ टॉप लेवल मैनेजर क्या करेगा? करेगा प्लानिंग। स्कूल का टॉप लेवल मैनेजर कौन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। राइट, सेकेंडली प्रिंसिपल मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिलके क्या करेंगे? करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, टीचर्स का डिसाइड करेंगे कि एक क्लास को कितने टीचर्स चाहिए। राइट, ये क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। उसके बाद करेंगे स्टाफिंग। जाएंगे नहीं, मतलब एडवर्टाइज करेंगे या जिस भी तरीके से लोगों को इनवाइट करेंगे, एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करके आगे डिसीजन लेंगे और स्टाफिंग करेंगे। ठीक है, किस क्लास के लिए कौन सी टीचर ज़्यादा सही रहेगी ये डिसाइड करेंगे, चूज़ करेंगे उनको। उसके बाद इन सबको बताएंगे कि आपकी डायरेक्शन ये है, आपको ऐसे मतलब हमको लीड करेंगे कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको कौन सी क्लास दी जाएगी। उसके बाद करेंगे कंट्रोलिंग। भाई कंट्रोलिंग में क्या होगा कि टॉप लेवल मैनेजर ने या मिडिल लेवल मैनेजर ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया होगा कि सर आपको मैंने ए क्लास दी है, इसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम 49 पास होने चाहिए। राइट, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कितना? 49 स्टूडेंट्स का। एक्चुअल रिजल्ट आया कि 48 पास हुए। राइट, अब स्टैंडर्ड सेट किया था 49 का, एक्चुअली पास हुए 48, बचा कितना? एक। तो वेरिएंस कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? एक का आया। नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करूंगी, उस एक बच्चे का भी सोचूंगी कि एक बच्चा जो रह गया था क्यों रहा था, तो वो प्लानिंग में आके फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग को चला जाता है। राइट, अब हम सिंपली बात करेंगे जाके अपनी प्लानिंग की। व्हाट एग्जैक्टली इज प्लानिंग? मैंने आपको बोला जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं उससे पहले ही उसके बारे में सब सोच लेना इज प्लानिंग। हाउ विल डू दैट वर्क, when you will do that work, and who will do that work to achieve organization's goal. Right, that is your planning. In simple words आप बोल सकते हो कि planning is thinking before doing। कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना और उसको प्लान कर लेना। राइट, अब इससे क्या होगा? यूजुअली प्लान करता कौन है? एक वो बंदा प्लान करेगा जिसने कोई गोल पहले से सेट किया होगा, उसको उस गोल को पाना है। आपको बोला जाता है कि बच्चा अपने डे को प्लान किया करो, दिन में ही शुरुआत कर दो, डिसाइड करो कि आज पूरे दिन मैंने क्या करना है। आपने गोल दिमाग में सोचा कि मुझे ये 3 चीज़ें हैं, इसको कंप्लीट करना है। आपके दिमाग में गोल था, उसके लिए आपने प्लान बनाया और उसको परफॉर्म कर लिया। राइट, फ्यूचर के लिए ही आप प्लान बनाते हो। ठीक है, अभी के लिए नहीं बनाओगे ना, अभी अभी जो चल रहा है वो तो चलेगा। आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाओगे कि यार ये काम मैंने करना है पूरे दिन में आज, तो आप फ्यूचर के डिसीजन ले रहे हो। उसके बाद प्लानिंग आपका सिर्फ मैं टॉप लेवल में नहीं चलेगा, डिसीजंस वो लेगा, प्लान फ्रेम आउट वो करेगा, बट मिडिल में भी प्लानिंग होती है, लोअर में भी प्लानिंग होती है। कैसे होती है वो भी आगे देखेंगे। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि जब आप कंट्रोलिंग पे पहुंचे हैं, आपको वेरिएंस क्रिएट हो गया एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, आप वापस जाएंगे और प्लान करेंगे कि यार कहाँ गलती हुई थी मुझसे। राइट, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है। प्लानिंग यूजुअली हम करते ही चले हैं क्योंकि हमारे डिसीजन जो हैं आगे जाके सही हो सकें। राइट, अब मैंने आपको बोला कि प्लानिंग जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में। जब मुझे कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है भाई, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी। कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। उन्हीं को पता होगा कि मैं वही एक बिजनेस को
एक रोड मैप उसका देख सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजर एक सबऑर्डिनेट नहीं देख सकता इतना क्लियरली, राइट। कौन देख सकता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सीईओ को जितना नॉलेज होगा कंपनी का उतना शायद सबऑर्डिनेट को नहीं होगा, उसको अपनी टेक्निकल स्किल का ही नॉलेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। टैक्टिकल प्लानिंग कौन करता है? प्रैक्टिकल प्लानिंग भैया हमारे मैनेजर करते हैं, राइट। ये डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं, फंक्शनल प्लान्स बनाते हैं। तो प्लान मतलब इधर भी आ रहा है, प्लान इधर भी आ रहा है और यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनको भी तो डे टू डे प्लानिंग करनी पड़ती है। उनके जो हेड्स हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनको भी तो डिसाइड करना पड़ता है कि एक दिन में मेरे सबऑर्डिनेट्स कितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो उनका भी अपना काम चल रहा है। ओके, तो ये आ गया आपके टाइप ऑफ प्लान्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोसेस तो डायरेक्टली भैया मैनेजमेंट के पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि प्रोसेस को बहुत ध्यान से करो। ओके, पहला प्रोसेस क्या है आपका? कि आप जब कोई भी प्लान बनाते हैं, आप पहले ही ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं कि मुझे 100 गुड्स बनाने हैं। ठीक है, मुझे 100 गुड्स बनाने हैं एक दिन में, बात ख़त्म। मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अच्छा, करंट सिचुएशन, मेरे को ये देखना है अभी कितने बना रही हूँ, 90 गुड्स बना रही हूँ। ठीक है, 10 का डिफरेंस है, कैसे करना है इसी का तो प्लान बनाया है, यही तो ऑब्जेक्टिव सेट किया कि अब 100 करने हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे 100 का मैंने प्लान बनाया है, मैं देखूँगी कि यार मैं 100 गुड्स कैसे, कौन सी चेंज लाऊँ तो वो 100 गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, मैं ऑल्टरनेटिव्स देखूँगी। ये आपका ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 2 है, ऑल्टरनेटिव 3 है, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, मैं ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मार्केट में क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है मेरे काम करने के लिए। उसके बाद इनको करूँगी इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करने के बाद मुझे लगा 1 सबसे सही है, तो मैं इसको क्या कर लूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी एज अ प्लान। उसके बाद इस प्लान को मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगी कि मुझे लग रहा है ए वाले प्लान के साथ मैं जाऊँगी तो सही रहेगा। इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद मैं उसको मॉनिटर करती रहूँगी, कंट्रोल करूँगी, फिर डिफरेंस देखूँगी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उसका क्या डिफरेंस आया, और जब नेक्स्ट टाइम गोल को सेट करूँगी, प्लानिंग करूँगी, तो उसमें वो चेंज ले आऊँगी। तो ऐसे मेरा प्रोसेस चलता है प्लानिंग का। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ से रीड करिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। What exactly is organizing? Organizing is the second important function of management. आपने प्लान तो कर दिया, अब आप पूरा प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, आगे ऑर्गेनाइज करोगे उस चीज़ के लिए, रिसोर्सेज को लेके आओगे ताकि लोग आगे काम कर सकें। इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज लाइक पीपल, मनी, मटीरियल, मशीन, जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव दी गोल्स एफिशिएंटली। प्लान बना लिया, रिसोर्सेज को कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ताकि लोगों को आगे से दे सको, या ये डिसाइड करो कि ए का क्या काम है, बी का क्या काम है, सी का क्या काम है और डी का क्या काम है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स पुटिंग द राइट पीपल एंड रिसोर्सेज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने ए को अगर बी का काम दे दिया, उधर ही काम खराब, प्लानिंग सारी बर्बाद, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि राइट पीपल को राइट रिसोर्सेज के साथ राइट टाइम पे राइट प्लेस पे मैं वो चीज़ दूँ, राइट। दिस इज़ अ डेफिनेशन, यू कैन रीड इट आउट। देन अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग की, तो सर इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए एक्टिविटीज़ की, आपको पता होना चाहिए कि आप वर्क कर क्या रहे हो और आगे क्या चाहिए, आपको क्या करना है आपको। ठीक है, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए। देन आपको जब पता चल गया है कि भाई मुझे काम करना क्या है, आपको उसको ग्रुप करना है। आपको 3 काम करने हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके आना है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसके बाद उसको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे देना है। ये 3 काम हैं आपके। आपने 3 काम को ग्रुप कर दिया। रॉ मटेरियल का सारा काम एक बंदा करेगा, ऑर्गेनाइजिंग का सारा काम एक जगह होगा, और जब आप इसको फाइनेंस करेंगे, इसको आगे तक पहुंचाएंगे, उनके डिपार्टमेंट में जाके देंगे, तो वो आपका एक काम होगा। तो आपने क्या किया, सारे कामों की ग्रुपिंग कर दी। सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड इन डिपार्टमेंट्स, लाइक एचआर को एक काम दे दिया, आपने मार्केटिंग को एक काम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ बोला कि रॉ मटेरियल वाला जो प्रोडक्शन वाला है वो यहाँ बैठ जाएगा, ये सारा काम ये इसके अंडर आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग वाले के पास आ जाएगा और डिपार्टमेंटल वाले के पास आ जाएगा, राइट। तो आपने ग्रुपिंग कर दिया एक्टिविटीज़ की। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप असाइन करेंगे ड्यूटीज़। आप देखेंगे कि मुझे जब रॉ मटेरियल वाले के पास जाना है उसकी ड्यूटीज़ ये होंगी, मुझे ऑर्गेनाइजिंग वाले के पास जाना है उसकी ड्यूटीज़ ये होंगी। तो मैं क्या करूँगी, मैंने आइडेंटिफाई किया एक्टिविटीज़, मैंने सारी एक टाइप की एक्टिविटीज़ को एक जगह पे लोकेट कर दिया। उसके बाद मैंने जो मेरा एक टाइप सिलेक्ट किया, उसमें जो जो ड्यूटीज़ चाहिए वो भी फ्रेम कर दी।
मैं कैसे उनको अथॉरिटी दूंगी, कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी रखनी है, वो भी डिसाइड करूंगी। और उसके बाद क्लियर स्केलर चेन या क्लियर हायरार्कियल वे से उनको बता दूंगी कि आपका काम कैसे चलने वाला है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग के, कि अगर आपने पहले ही ऑर्गेनाइजिंग की होगी तो आपका क्लियर स्ट्रक्चर रहेगा, आपको पहले ही पता होगा किसने क्या काम करना है, तो आप बिल्कुल एक पर्टिकुलर वे से ही बिजनेस के अंदर काम चलने वाला है। सबको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगी, सब कुछ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन से चलेगा, एफिशिएंसी रहेगी और इवन स्पेशलाइजेशन होगी। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम दिया, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम दिया, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का काम दिया हुआ है, तो स्पेशलाइजेशन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। Okay, now this is one of the important topic, but I'll not explain it in extreme depth क्योंकि हमारा ये एक पूरा टॉपिक आएगा यूनिट 1 में, जिसमें मैंने सिर्फ 5 नहीं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन की है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा ही ओके। लाइन स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं कि एक सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनेगा, जिसमें एक सुपीरियर जो होगा या एक जो लीडर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आगे काम जो है सिंपली अलोकेट कर देगा। तो ये पहले से चलता क्लासिकल अप्रोच है, ये पहले से चलता आ रहा मेथड है कि एक बॉस है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं और काम कर रहे हैं, बात खत्म। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि फंक्शंस के बेसिस पे आप जो है एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हो और वो आगे सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली काम करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हो, राइट। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट ए है, उसमें मैंने फाइनेंस का बंदा भी डाल दिया, मार्केटिंग का बंदा भी डाल दिया, और क्या होता है प्रोडक्शन का बंदा भी डाल दिया, और एक और डिपार्टमेंट का बंदा डाल दिया, तो वो प्रोजेक्ट ए में सारे ही बंदे हैं, ठीक है। तो वो आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। अभी इसको हम बहुत एक्सट्रीम डेप्थ में करेंगे, अगर नहीं भी समझ आता तो कोई इशू नहीं है। देन इज योर स्टाफिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टाफिंग, स्टाफिंग इज़ अ थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें आप किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो भाई, आप फोकस करते हो रिक्रूटमेंट पे, आप फोकस करते हो सिलेक्टिंग पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपिंग पे, राइट इंसान को। मैंने ऑर्गेनाइजिंग में बोला कि मेरा काम है कि मैं राइट पर्सन राइट टाइम राइट प्लेस पे सिलेक्ट करूँ, बट स्टाफिंग में राइट पीपल वाला काम तो भाई मेरा क्लियरली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे रिक्रूटमेंट से बिल्कुल सही बंदा अपने बिजनेस में लाना है, जो ऑलरेडी बंदा मेरे बिजनेस में है उसकी सही ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग के बाद उसका डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, राइट। देन दिस इज इन सिंपल वर्ड्स इफ वी से व्हाट इज द डेफिनेशन, स्टाफिंग मीन्स building the team needed to run the business. This is again a definition, you can read it out. Then what are the important functions or important key activities of staffing? सबसे पहले आप मैन पावर प्लानिंग कर रहे हो, कितना इंसान चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो प्लान कर रहे हो। रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में लोगों को अट्रैक्ट करके लाने की कोशिश कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करके या फिर पब्लिक डोमेन में अपनी नॉलेज को दे के, अलग अलग तरीके से, वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे, ठीक है। आप सिलेक्शन कर रहे हो कि आपके एप्लीकेशंस को देख के आपको लोगों ने अप्रोच किया, आप उनमें से किसी इंसान को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन कर रहे हो। आप प्लेसमेंट कर रहे हो उनकी अपने बिजनेस के अंदर, जब आपके बिजनेस में आ गए तो बिल्कुल रिसेंटली उनकी ट्रेनिंग कराओगे ताकि वो बिजनेस को समझ सकें। डेवलपमेंट करोगे जिनको ऑलरेडी नॉलेज होगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे जिसमें आप इवेल्युएट करोगे या फीडबैक देखोगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी निकली, राइट। एंड अगर आपको सही लगे उनकी प्रमोशन करोगे और उसकी करियर प्लानिंग ग्रोथ भी करोगे। रिलेशन क्या है इन फंक्शंस के? प्लानिंग डिसाइड्स हाउ मेनी पीपल आर नीडेड। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड्स द जॉब रोल, किस बंदे ने क्या करना है। स्टाफिंग, फिल दोज जॉब्स, बंदे तो ढूंढो। डायरेक्टिंग, बंदे ढूंढने के बाद उनको गाइड करो। कंट्रोलिंग, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करो। डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं, इसको लीडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको लीड ही करना है। जो आपने बंदे स्टाफ कर दिए हैं अब उनको लीड करना है कि क्या भाई आपका ए का काम क्या है, बी का काम क्या है, सी का काम क्या है। आप सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उनसे इन्फॉर्मेशन, उनको बताएंगे सब कुछ। In simple words, directing means leading people to work done efficiently and enthusiastically. एलिमेंट्स क्या है तुम्हारे डायरेक्टिंग के? आपको इसमें क्या करना पड़ता है, आप इसमें करेंगे सुपरविजन, आप लोगों को बताएंगे, आप उनके सिर पर खड़े रहेंगे कि भाई आपका ये काम है। मोटिवेट करेंगे उनको, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे कि आपको जहाँ जहाँ डायरेक्शन चाहिए आई एम बिहाइंड यू, डोंट वरी, राइट। आप इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ये एक इनिशिएटिंग प्रोसेस है, ये
एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनके स्पिरिट को इम्प्रूव करता है, टीम स्पिरिट को फील करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर एक लीडर बैठा है जो आपको हेल्प करेगा, राइट। देन क्लैरिटी ऑफ टास्क होती है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ डायरेक्ट की जाती है। और इनकरेज करता है मोटिवेशन, क्योंकि आपको जब लगेगा कि आपकी बात सुनी जा रही है, आपके ऊपर कोई बंदा बैठा है, तो यू विल फील बेटर, राइट। यूनिट 1 में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। तो लीडरशिप स्टाइल इन डायरेक्टिंग, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसफेयर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ये हमने पहले यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक में किया है, तो आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंस क्या है? हम बार बार डायरेक्टिंग और लीडिंग को यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? डायरेक्टिंग सर थोड़ा ब्रॉड फंक्शन है, ठीक है, आपके इसमें गाइडेंस इंक्लूड होती है, जबकि डायरेक्टिंग हो गया कि अ की पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज फोकस्ड ऑन इन्फ्लुएंस, आपको उससे बताना है कि आपको ये करना है। डायरेक्टिंग हो गया आप बिल्कुल उसके साथ इन्वॉल्व हैं, आप उसको बिल्कुल उसके पीछे के खड़े हैं, उसको समझा रहे हैं, आप गाइडेंस दे रहे हैं उसको, ठीक है। एक में आपसे बता रहे हैं कि सर आपने ये करना है, एक में पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप कर हो जाए, राइट। Involves supervision, involves motivation, involves leadership, involves communication, but leading में सिर्फ इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग, ज़्यादा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लास्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? फिफ्थ एंड फाइनल फंक्शन है। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द प्लान्ड गोल एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मैंने आपको आगे भी बताया, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी इसमें आपकी, एक होगी आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कंट्रोलिंग के अंदर, एक्चुअल परफॉर्मेंस मैं मेजर करूँगी, उसके बाद इसको इससे कैलकुलेट करूँगी, मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, और जो वेरिएंस निकला वो हमें बता देगा कि हमारी प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल रही। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो प्लानिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, और अगर वेरिएंस कम है तो हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल थी। कंट्रोलिंग मीन्स to check whether the work is going as planned and correcting if it is not, right. This is a definition, you can read it out. Then again same thing, setting performance standards, measuring actual performance, comparing with the standard, analyzing the deviation and taking corrective actions. टाइप ऑफ कंट्रोल्स क्या है भाई? आप 3 टाइप से कंट्रोल को कर सकते हो। पहला, प्री कंट्रोल, बिफोर द एक्टिविटी, पहले ही सब सेट कर देना ताकि गलती हो ही ना, ठीक है, मैंने पहले ही प्री कंट्रोल चल रही हूँ, मैं पहले ही से चल रही हूँ। क्वालिटी चेक बिफोर प्रोडक्शन, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, एंड में जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकली, कहाँ चेक हो सकता था? ये तो पहले ही चेक हो सकता था, तो ये प्री कंट्रोल है। मैंने पहले ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रोडक्शन से पहले ही मैंने रॉ मटेरियल को चेक करने के लिए भेज दिया था, तो वो मेरा प्री कंट्रोल है, राइट। देन कॉन्करेंट कंट्रोल, जब एक्टिविटी हो रही है उस टाइम मैं सुपरवाइजिंग कर रही हूँ, क्या मेरा काम सही हो रहा है? रोड बन रही है, रोड जब बन रही है तभी आके चेक करो, बाद में आके कहीं पे हथौड़ा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप पहले ही आके चेक करो तो वो सही रहेगा। जब वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो कॉन्करेंट है, तब आके चेक करो। पोस्ट कंट्रोल, आफ्टर द एक्टिविटी, मतलब फाइनल ऑडिट, काम किया, अगर मैंने प्री कंट्रोल रखा होगा, कॉन्करेंट कंट्रोल रखा होगा, तो पोस्ट कंट्रोल मेरा वैसे ही सही जाएगा कि मेरा फाइनल ऑडिट, मेरा काम बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग के भैया? कंट्रोलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को फिर से जब आपने प्लानिंग करनी है तो आपका काम सही होगा। ये कैसे पता चलेगा? अगर आपकी वेरिएंस को आपने ठीक किया होगा। इससे क्या होगा? आपके गोल अचीव हो जाएंगे, जो प्लान आपने बनाया होगा वो तक सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंट्रोलिंग में ज़्यादा वेरिएंस आया नहीं आपका। एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, डायरेक्शन एंड करेक्शन भी है, फ्यूचर प्लान के लिए हेल्प करता है, और अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन को भी इम्प्रूव करता है। तो दिस वॉज योर यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक कंप्लीटेड।